नमस्कार साथियों, मैं आरोही कश्यप अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और शेखर एक जीवनी जो कि अज्ञे जी द्वारा लिखा गया है, इसका दूसरा भाग लेकर मैं फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि प्रथम भाग में मैंने बता दिया था आपको कहानी कि शेखर जो है कितने उद्दंड थे, कितने विद्रोही स्वभाव के थे। आप एक बार फिर इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि शेखर एक जीवनी जो है वो 3 भागों में लिखा गया था और इसके 2 भाग ही प्रकाशित हुए थे। पहला भाग जो है 1941 में और दूसरा भाग 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ये इनका बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है और सबसे कहा जाता है सबसे पहला उपन्यास है जो कि फ्लैशबैक मेथड में लिखा गया था, स्टाइल में लिखा गया था, जिसे आप पूर्वदीप्त भी कह सकते हैं। और जो इसका प्रथम भाग था वो उसका शीर्षक उत्थान था और उसके 4 भाग थे। 4 भागों में जो पहला भाग था वो था उषा और ईश्वर, जिसमें इनके जीवन का उदय दिखाया गया था। उषा में जैसे उषा काल होता है, प्रातः शुरुआत होती है दिन की, तो इनका प्रारंभिक अवस्था है उसके बारे में बताया गया है। और ईश्वर के प्रति जो इनकी अनास्था है उसका इसमें विवरण दिया गया है कि ये ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते थे। दूसरा भाग जो है वो बीज और अंकुर, जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, बीज अंकुरित होने लगता है, अंकुरण के साथ में उसमें बहुत सारे तने, डालियाँ, पत्ते आने लगते हैं। उसी तरह इनके मन में बहुत सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं, तमाम तरह के प्रश्न मतलब उठने लगते हैं। फिर उसके बाद प्रकृति और पुरुष। प्रकृति को हमेशा नारी कहा जाता है और पुरुष को जानते ही हैं। तो प्रकृति पुरुष का मिलन जो होता है या प्रकृति पुरुष एक दूसरे की जो ज़रूरत होते हैं, प्रेम जो दोनों के बीच का एक सबसे अहम कड़ी होती है, उसके बारे में बताया गया है। फिर है पुरुष तथा परिस्थिति। उसके बाद व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि वो चाह कर के भी अपने मनोभावों को पूरा नहीं कर सकता है या अपने इच्छा अनुसार वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। लोग हों, लोगों के विचार हों, घटनाएं हों, हमारे जीवन में आने वाली बहुत सारी मुश्किलें हों, वो हम तय नहीं कर सकते हैं। वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परिस्थिति जैसी होती है उसके अनुकूल हम अपने आप को ढालना पड़ता है या फिर आप विद्रोही बनते हैं। तो थोड़ा सा इनका विद्रोही स्वभाव था। इन्होंने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल पाने में असमर्थ थे, जिससे कि इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो शेखर इसमें नायक है। इसका जो दूसरा भाग है वो है, उसका शीर्षक है संघर्ष। पहले भाग का नाम है उत्थान, दूसरे भाग का नाम है संघर्ष। और इसमें वही कहानी जहाँ से विराम लेती है वहीं से शुरू होती है। पुरुष और परिस्थिति कि पुरुषों के सामने मतलब व्यक्ति के सामने क्या क्या परिस्थितियाँ आती हैं जीवन के उतार चढ़ाव में, जीवन की पगडंडियों में जो है, कभी पगडंडी आती है, कभी जो है खुला सड़क आता है। मतलब जीवन के रास्ते में बहुत उतार चढ़ाव, उबड़ खाबड़ मैदान, पथरीले और सपाट रास्ते भी आते हैं, तो उन सब के बारे में बताया गया है। फिर है बंधन और जिज्ञासा। मतलब बहुत सारे ऐसे सामाजिक बंधन होते हैं, पारिवारिक बंधन होते हैं जिसमें हम बंधे रहते हैं। कुछ हमारे मन के बंधन होते हैं और बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएं जो इस बंधन से उत्पन्न होती हैं वो, तो उन सब बातों के बारे में भी इनकी चर्चा हुई है। फिर है तीसरा शशि और शेखर, जो इसमें मुख्य नायक और मुख्य नायिका है, जो इस उपन्यास की कहानी का आधार भी कह सकते हैं। वो आता है उनके जीवन के बीच में जो परिस्थितियाँ आती हैं, जो दशाएं बनती हैं, जो विवशता होती है, उस सब को बहुत अच्छे से इसमें उसकी व्याख्या की गई है, उसका विवरण दिया गया है। फिर उसके बाद है धागे, रस्सियाँ और गुंजर। बहुत सारे जीवन के ऐसे रिश्ते हैं जो धागों की तरह उलझ जाते हैं। रिश्ते हो गए, वो दोस्ती भी हो सकती है। हम कहते हैं जीवन एक सफ़र है और इस सफ़र में न जाने कितने लोग किस रूप में मिलते हैं, उनसे कौन कैसे कैसे बंधन हमारे जुड़ जाते हैं। और कभी कभी ये जो धागे वो रस्सियाँ बन जाती हैं। अगर समय से इसको हम सुलझा नहीं पाते हैं तो ये धागे धीरे धीरे समय के साथ में
ये मोटी रस्सियाँ, मोटी जकड़न बन जाते हैं जो हमारे पूरे जीवन को बांध देते हैं। हम उनसे निकल नहीं पाते हैं और फिर वो केवल पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं रह जाता है। तो ये सारी जो है घटनाएं, ये सारी बातें जो है शेखर के जीवन भर के जो अनुभव हैं, उसके जीवन के जो पलछिन हैं, जो घटनाएं हैं, उनका ये पूरा एक यथार्थ कह लीजिए, वास्तविक कह लीजिए विवरण है। तो आगे बढ़ते हैं। जब शेखर लाहौर आ जाता है अपनी स्नातक की परीक्षा देने के लिए, वहाँ पे डिग्री लेने के लिए, तो वहाँ पे फिर छात्रावास में रहने लगता है। और यहाँ पे ये भी दिखाया है, फिर देखिए यहाँ पे मनोवैज्ञानिक रूप से एक बात आती है कि वहाँ पे इसका एक दोस्त रहता है, उसके साथ भी इसको जो है थोड़ा सा समलैंगिक आकर्षण हो जाता है। लेकिन जब उस दोस्त को पता चलता है तो उसको फटकार लगाता है, समझाता है और वो रिश्ता भी इससे छूट जाता है। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था, शारदा एक मद्रासी लड़की थी जिसके प्रति इसका झुकाव बढ़ा था, लेकिन उसके इनकार करने से भी आहत हुआ और उसके मन में ये हो गया था कि जिसको भी चाहता है, जिसको पसंद करता है, वो जो है इससे दूर चला जाता है। क्योंकि बाल्यकाल से ही इसकी बहन जिसको ये बहुत मानता था, उसकी शादी हो गई, वो उससे दूर हो गई। जो शशि थी उसको ये बहुत मानता था और उसकी भी मतलब शादी हो जाती है और वो चली जाती है, जबकि शशि के अंदर भी इसके प्रति प्रेम रहता है। इस बात को दोनों समझते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक पारिवारिक बंधन होते हैं जिसकी अपनी गरिमा होती है, तो उसको भी हमें देखना होता है। ये वहाँ अपनी डिग्री पूरी करता है और उसी समय जो है लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन होता है और ये स्वयं सेवी के तौर पे उस कांग्रेस में सम्मिलित हो जाता है पार्टी में और वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करता है उनके लिए। थोड़ा सा इसके अंदर क्रांतिकारी भावना तो थी ही और देश के प्रति भी थोड़ी सी इसके अंदर जो भक्ति जाग उठती है और ये वहाँ बहुत से कार्यों में अपना योगदान देता है। और उन कार्यों के दौरान जो है कुछ ऐसी घटना घट जाती है उस अधिवेशन में, कुछ लोगों से इसका विवाद हो जाता है अनुचित और उचित को लेकर के, जिससे कि इसको जेल यात्रा करनी पड़ती है। ये जेल चला जाता है, फिर जब वहाँ से लौटता है तो वापस ही आता है घर अपने। यहाँ पे वो शशि से मिलना चाहता है, लेकिन शशि जो है वो अपने ससुराल रहती है और ये चाहता है वहाँ मिलने के लिए, लेकिन उसका पति जो है उसे शक होता है कि इसका शेखर के साथ जो है कोई संबंध है, तो उस पर वो उसको मिलने से मना कर देता है और ये कोशिश करता है, लेकिन फिर जब वहाँ से इसको अस्वीकृति मिलती है तो चल देता है। और शशि उसको समझाने जाती है अपने पति को कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप सोचते हो ऐसी बात नहीं है। इस पे वो बहुत नाराज़ हो जाता है उसका पति और गुस्से में उसको बाहर निकाल देता है और तेज़ से एक लात मारता है, जिससे कि उसके पेट में चोट लग जाती है, शशि के पेट में। और शशि फिर लड़खड़ाते कदमों से शेखर के पीछे आ जाती है। शेखर जो है उसको लेकर के दिल्ली आता है, वहीं पे एक रूम लेता है, वहीं रहना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद घटनाक्रम आगे बढ़ता है। शशि जो है कुछ दिनों के बाद बीमार पड़ जाती है, क्योंकि वो जो चोट रहती है वो समझिए एक तरह से नासुर बन जाते हैं उसके जीवन का और धीरे धीरे वो कमज़ोर होती चली जाती है। लेकिन शशि ने शेखर को बहुत संभाला, उसके अंदर कर्तव्य भावना का विकास किया, उसके अंदर जो विद्रोही एक स्वभाव था, जो हर बात पे चिड़चिड़ापन उसका था, उसको उसने शांत करने का प्रयास किया और ये लोग कुछ दिनों तक साथ रहे। उसके बाद शशि की भी मृत्यु हो जाती है और ये फिर जो है वापस आकर के मतलब पत्रकारिता से जुड़ जाते हैं। मतलब शशि इसको प्रेरित करती है कि आप किताब लिखिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा लेखक रहता है। और तो वो उसकी प्रेरणा से ये अपना लेखन कार्य शुरू कर देते हैं और इस तरह से इनका जीवन जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन इनके जो
मन में एक कुंठा सी बन जाती है कि इतना सब कुछ हुआ, इतने लोगों का प्रेम मुझे मिला, लेकिन कभी पूर्ण नहीं मिला। और जिसे जिसे भी मैंने चाहा, जिसे भी मैंने प्यार किया, वो मुझसे दूर चला गया। तो एक अधूरापन जो था ये इसके मन में बिल्कुल घर कर गया था। और फिर ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं जिसके कारण इसको कारावास की सज़ा हो जाती है और इसे फांसी होने वाली रहती है। जब ये जेल पहुंचता है तो वहाँ पे जिस दिन इसे फांसी होने वाली रहती है उसके एक रात पहले ये सारी जीवन स्मृतियाँ, ये अपने जीवन में के प्रारंभ से लेकर और इस जब तक जेल पहुंचने तक का जो इसका सफ़र है उसके बारे में ये एक एक करके एक एक स्मृतियों को याद करता है और उसको बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत करता है, अपने मनोभावों को, अपने उद्गारों को प्रस्तुत करता है। जेल में भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और यहाँ पे जो है बाबा मदन सिंह जो हैं इसके व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। एक जो जीवन में जब सब कुछ हम सारी चीज़ें देख लेते हैं तो एक वैराग्य की अनुभूति होती है, या जीवन का एक मर्म जो होता है, वो बहुत सारी चीज़ें इसके जीवन में चलती रहती हैं। और बाबा मदन सिंह है, मोहसिन है, राम सिंह है, ये लोग इसको बहुत समझाते हैं। इसके जीवन को यहाँ जेल में रहना थोड़ा सरल बनाते हैं। उनके सानिध्य से ये अपने आप को थोड़ा मजबूत बना पाता है। और इस तरह से ये जो है दूसरा भाग समाप्त होता है। इसके जीवन की स्मृतियों के साथ में शेखर कारावास में है और सारी चीज़ों को वो एक गुलदस्ते की तरह, या करिए कि फूलों की तरह एक माला में पिरो करके उसमें खोया हुआ है। और सारी जो शेष स्मृतियां हैं उनको बार बार जो है अपने मन में, अपने हृदय में उसको बार बार जो है वो ला रहा है, बता रहा है, याद कर रहा है। तो इस तरह से ये शेखर की जो है, शेखर एक जीवनी की जो दूसरा भाग है उसका कहानी सारांश है। इसका जो तीसरा भाग है वो प्रकाशित नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा ये अधूरा लगता है। तो दोस्तों आज इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो हो आपको अपडेट होती रहे। थैंक यू। आप लोग हमेशा खुश रहिए। स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। ऑलवेज बी हैप्पी।